आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी है कानों में कंगना, और इस कहानी को लिखने वाले हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह जी। और ये कहानी 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना जो कहानी है, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है ये बिल्कुल अलग है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि ये कहानी प्रेम और वासना के द्वंद्व को दर्शाती है। और जो राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, इनका ही एक कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, उसमें ही ये कहानी संकलित है। कहानी की शैली कैसी है? कथावाचक शैली है, यानी किस्सा गोई जिसको हम कहते हैं। जैसे हम कहानियाँ सुनाते हैं उसी शैली में ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या है खास। कानों में कंगना कहानी है। यह कहानी एक जटिल प्रेम त्रिकोण की कहानी है। जटिल प्रेम त्रिकोण यानी लव ट्रायंगल की कहानी है। नायक नरेंद्र अपनी पत्नी किरण और एक किन्नरी के बीच गहरा फंस जाता है। उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो नायक है वो एक किन्नरी से प्रेम कर बैठता है, अपनी पत्नी के अतिरिक्त अपनी किन्नरी से प्रेम कर बैठता है, जिससे उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह कहानी प्रेम, धोखा और पश्चाताप की गहरी मनोवैज्ञानिकता को दिखाता है। आत्मग्लानि और पश्चाताप, सुख और समृद्ध। कहानी में नरेंद्र पहले अपनी पत्नी किरण के प्रेम में डूबा रहता है और उसका पूर्णतः समर्पण है। किसका? किरण का नरेंद्र के प्रति पूर्ण समर्पण है। पश्चाताप और विश्वासघात। नरेंद्र एक किन्नरी के सौंदर्य में मोहित हो जाता है और अपनी पत्नी और गुरु के विश्वास को तोड़ देता है। पश्चाताप और दुख। अंत में नरेंद्र अपनी गलती का एहसास करता है और गहरी आत्मग्लानि को महसूस करता है। पाप और प्रायश्चित कहानी में दिखाया गया है। तो नरेंद्र का पाप है कि वह अपने पत्नी और गुरु के साथ विश्वासघात करता है। ठीक है, विश्वास को तोड़कर एक किन्नरी के जाल में जाकर फंस जाता है, जिससे उसका जीवन कैसे होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, विनाश की ओर बढ़ता है। पश्चाताप और क्षमा आदर्श और मूल्य इस कहानी में दिखाए गए हैं। कहानी के अंत में नरेंद्र क्या करता है? नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आत्मग्लानि से अपनी आत्मग्लानि से भर जाता, अपनी आत्मग्लानि में जीवन व्यतीत करता है। अपनी पत्नी किरण से क्षमा मांगता है, लेकिन क्या उसे क्षमा मिलती है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। किरण कैसी है? किरण एक आदर्शवादी नारी है। किरण आपको दिख रही हैं ये आदर्शवादी नारी हैं। अद्भुत सौंदर्य है इनका, धैर्य और त्याग की मूर्ति है, पूरी देवी हैं। प्रेम और आत्मसमर्पण इनके अंदर है। अद्भुत सौंदर्य कैसा है? किरण का सौंदर्य प्रकृति के जीवंत रूपों से तुलना किया गया। मतलब किरण की सौंदर्य की तुलना प्रकृति से की गई है, जैसे आकाश के तारे या खिलते हुए फूल। धैर्य और त्याग कैसा दिखाया गया है? किरण अपने पति के धोखे और गलत संगति का बोझ सहकर भी अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहती है। प्रेम और समर्पण, वह अपने पति नरेंद्र से गहरा प्रेम करती है। उसका पूर्णतः समर्पण है नरेंद्र के प्रति, लेकिन उसका विश्वास धोखे में बदल जाता है। प्रकृति का वर्णन देखिए। कहानी में प्रकृति का गहन वर्णन है, जहाँ वन के फूलों और पर्वतों का सौंदर्य बेहद आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। प्रकृति का गहन स्नेह। लेखक ने प्रकृति के स्नेह और माया को भी बेहद सुंदर तरीके से वर्णित किया है,
जो किरण के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। भाषा के विषय में बताया गया है, यानी कहानी में विशेष क्या क्या है ये भी देख लीजिए। तो भाषा में क्या विशेष है कहानी के, तो प्रतीकात्मक भाषा है। कहानी में प्रयुक्त भाषा अत्यंत अलंकारिक और प्रतीकात्मक है, जो पाठक को गहरी भावुकता में डुबा देती है। सौंदर्य वर्णन कहानी में है। लेखक ने प्रकृति, चरित्र और घटनाओं का बेहद सुंदर वर्णन किया है, जो पाठक को कहानी में डुबा देता है। डुबा देता है का मतलब बिल्कुल डुबा के मार नहीं देता, खो जाता है कहानी पढ़ने में, उसको अच्छा लगता है सुनने में। मनोवैज्ञानिक गहराई कहानी में चरित्र के मानसिक द्वंद्व और भावनात्मक उतार चढ़ाव को बखूबी चित्रित किया गया है। समय और परिवर्तन दिखाया गया है। तो स्वर्णिम अतीत कहानी में अतीत का वर्णन है, ध्यान रखिएगा इसको। कहानी में अतीत का वर्णन है जब ऋषि मुनि और देवी देवताओं का वास था और आध्यात्मिक वातावरण कैसा था, प्रचुर था। वर्तमान में क्षणिकता दिखाई गई है। लेखक ने दर्शाया है कि समय के साथ सब कुछ बदल गया और अब वह पवित्र वातावरण नहीं रहा। अनिश्चित भविष्य कहानी के अंत में लेखक ने संकेत दिया है कि इस लोक में कुछ भी स्थायी नहीं है और भविष्य क्या है, अनिश्चित है। असंतुलित जीवन असंतुलन कहानी में नरेंद्र के जीवन का असंतुलन दर्शाया गया है, जहां उसकी प्रेम लीला और विश्वासघात के बीच का संघर्ष चलता है। भटकाव नरेंद्र अपनी पत्नी और गुरु से दूर होकर, मतलब कहानी में क्या क्या दिखाया गया है, तो एक तो असंतुलन दिखाया गया, प्रकृति का चित्रण दिखाया गया, भाषा कैसी है ये बता दिया गया। अब भटकाव दिखाया गया है, तो नरेंद्र अपनी पत्नी और गुरु से दूर होकर किन्नरी के जाल में फंसता है और उसका जीवन कैसा हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। विनाश कहानी के अंत में नरेंद्र के जीवन का खंडन हो जाता है और वह गहरी आत्मग्लानि और पश्चाताप में डूब जाता है। नरेंद्र एक विचलित व्यक्ति है, प्रेम का मोही है, धोखेबाज है, पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरा हुआ उसका क्या है, व्यक्तित्व है। तो प्रेम का मोही नरेंद्र पहले किरण से गहरा प्रेम करता है और उसके प्रति समर्पित रहता है या उसके पूर्ण समर्पण का पात्र बनता है, लेकिन बाद में किन्नरी के जाल में फंस जाता है। धोखेबाज कैसे है, नरेंद्र पत्नी किरण से प्रेम करता है, लेकिन एक किन्नरी की सौंदर्य में मोहित होकर उसके जाल में फंसता है और वह किरण के साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, जो किरण के प्रति उसके कर्तव्य हैं उसको भूल जाता है। पश्चाताप और आत्मग्लानि जब नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वह पश्चाताप और आत्मग्लानि को महसूस करता है। वह अपने आदर्श को खोकर भ्रष्ट हो गया है, उसका जीवन कैसा हो गया, अंधकारमय हो गया है। अब योगेश्वर कौन है, योगेश्वर एक मार्गदर्शक है, आध्यात्मिक गुरु हैं, किरण के पिता हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु योगेश्वर नरेंद्र के गुरु हैं, इसको ध्यान रखिएगा, और उसे आध्यात्मिक दर्शन प्रदान करते हैं। वह नरेंद्र को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन नरेंद्र उसके मार्गदर्शन को अनसुना कर देता है। नरेंद्र उसकी बात नहीं मानता। किरण का पिता योगेश्वर किरण का पिता है। वह अपनी पुत्री के प्रति गहरा लगाव महसूस करता है। वह चाहता है कि नरेंद्र किरण के आदर्शों और मूल्यों का सम्मान करें, लेकिन नरेंद्र उसका विश्वासघात करता है। वास्तविकता की दृष्टि जब नरेंद्र अपनी गलतियों का एहसास करता है, तब वह योगेश्वर की शरण में जाता है। योगेश्वर उसे वास्तविकता देखने और आदर्शों पर वापस लौटने का मार्ग दिखाता है। इस तरह वह नरेंद्र का मार्गदर्शक बनता है। किन्नरी कौन है, किन्नरी एक खलनायक है जिसकी 3 विशेषताएं हैं। विलासिता का प्रतीक है, खलनायक की भूमिका है और आधुनिक संदर्भ इसके विषय में कहा गया है। तो विलासिता का प्रतीक कैसे है, किन्नरी एक प्रतीकात्मक पात्र है जो नरेंद्र को अपने जाल में फंसा लेती है। वह बाहरी सौंदर्य और विलासिता से मोहित होकर नरेंद्र को अपना शिकार बनाती है। खलनायक की भूमिका, किन्नरी कहानी में एक खलनायक के रूप में उभरती है।
वह नरेंद्र को अपने प्रेम में फंसाकर उसके आदर्शों को ध्वस्त करने में सफल होती है। आधुनिक संदर्भ किन्नरी के विषय में क्या किया गया? किन्नरी का चरित्र कहानी को एक आधुनिक संदर्भ प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि कैसे प्रेम में धोखा और विश्वासघात हो सकते हैं और व्यक्ति अपने आदर्शों से भ्रष्ट हो सकता है। प्रमुख उदाहरण कहानी के देखिए। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों सी प्रभंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल का सा भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। दूसरा कथन है, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूँ। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। आप ही आप अपनी अंतर लहरी में मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं, हमारी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था लूं। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी वंशी की टेक गई, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब स्वभाव है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उसे छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल में खड़े हो जाएं, फिर संसार को देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। ये कौन कहता है? नरेंद्र कहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी, और हम आपके सामने उपस्थित होंगे कल अपनी एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।